ब्रेक के बाद स्वागत है आपका हमारे इस खास चुनावी कार्यक्रम महासंग्राम में। हमारी सहयोगी नवजीत कौर लगातार सुबह 7 बजे से शाम 6 बजे तक चुनावी अपडेट देते रहेंगे। 5वां चरण चल रहा है, 8 राज्यों की 49 लोकसभा सीटें। अब हम जो चर्चा करने वाले हैं ये महाराष्ट्र की हॉट सीटों पर चर्चा करने वाले हैं। महाराष्ट्र की जो हॉट सीटें हैं उनकी बात अगर जो हम करें तो मुंबई उत्तर मध्य और कल्याण की जो सीट है ये हॉट सीटें हैं। अब हम इन पर चर्चा करेंगे और अपनी सहयोगी नवजीत से करेंगे कि पहले ग्राफिक्स के माध्यम से कुछ झलकियां जरूर, कुछ जानकारी जरूर अपने दर्शकों को तो आपको ग्राफिक्स के माध्यम से बता देते हैं कि अगर बात कर ली जाए मुंबई उत्तर तो मुकाबला किस किस के बीच में है। बीजेपी से पीयूष गोयल हैं और कांग्रेस से भूषण पाटिल चुनावी मैदान में हैं। तो आपने देखा वर्सेस में तस्वीरों में हम आपको दिखा रहे हैं, बीजेपी से पीयूष गोयल और कांग्रेस से भूषण पाटिल जो है चुनावी मैदान में। अब आपको एक बार बता देते हैं कि यहाँ पर कुल कितने मतदाता हैं। तो मतदाताओं की बात कर ली जाए तो आपको बता दें कि इस सीट पर 17,83,870 कुल मतदाता है। पुरुष मतदाता 9,72,635 है और इनमें अगर महिला मतदाताओं की बात कर ली जाए तो आपको बता दें कि महिला मतदाता जो है इस सीट पर 9,11,225 है। तो कुल मतदाता जो है और इसमें से पुरुष मतदाताओं की संख्या भी हमने आपको बताई। तो आपको एक बार और बता देते हैं कि महिला मतदाताओं की संख्या 8,11,000 बताई जा रही है। भाई जनादेश की बात कर ली जाए तो जीते थे गोपाल चिन्नैया शेट्टी बीजेपी से जीते थे और उर्मिला मातोंडकर जो कि अभिनेत्री हैं ये कांग्रेस से लड़ी थी और हारी थी। अगला अगर जो देखा जाए लोकसभा की बात करें तो 6 इस लोकसभा सीट पर 6 विधानसभाएं हैं। बोरीवली में बीजेपी, दहिसर में बीजेपी, मगाशेन में शिवसेना और कांदीवली में बीजेपी, चारकोप में बीजेपी और मलाड पश्चिम में कांग्रेस। यानी कांग्रेस को सिर्फ एक सीट मिली है, एक शिवसेना को मिली है और कांदीवलीपुर में बीजेपी। यानी 4 सीटों पर जो है बीजेपी। 6 में एक शिवसेना को और एक कांग्रेस को मिली है। इतिहास के बारे में भी बताइए। बिल्कुल, अब एक नजर जो है इतिहास की ओर डाल लेते हैं तो आपको बता दें कि 2004 में गोविंद आहूजा कांग्रेस से सीट पर उन्होंने जीत दर्ज की थी। वहीं संजय निरुपम ने कांग्रेस से जीत दर्ज की थी 2009 में और 2014 में गोपाल शेट्टी बीजेपी से यहां पर जीते थे। 2019 की बात कर ली जाए तो गोपाल शेट्टी बीजेपी से यहां जीते थे और 2004 में गोविंद आहूजा कांग्रेस से, 2009 में संजय निरुपम कांग्रेस से और 2014 में गोपाल शेट्टी इन्होंने यहाँ पर अपनी जीत दर्ज की थी। तो लगातार आपको बताएं कि 14 और 19 में गोपाल शेट्टी यहां से विजय हासिल किए थे। तो अब हम अपने मेहमानों की तरफ रुख करेंगे। हमारे जो मेहमान हैं उनसे आपका परिचय करा दें। हमारे मेहमान हैं सदाभाऊ खोल। चलिए अपने मेहमानों की तरफ रुख करते हैं, अपने मेहमानों से आपका परिचय कराते हैं। हमारे साथ जो मेहमान जुड़े हुए हैं उनसे आपका परिचय करा दें। ये मेहमान है सदाभाऊ खोल, प्रवक्ता बीजेपी, हलगेश चलवादी बीएसपी, मेराजवली कांग्रेस और दिनेश सिंह वरिष्ठ पत्रकार। तो ये हमारे मेहमान हैं। तो लगातार हम आपको सुबह 7 बजे से लेकर के जैसे ही मतदान शुरू हुआ है लगातार अपडेट दे रहे हैं। उत्तर प्रदेश के अपडेट दिए। तो ये हमारे मेहमान हैं। सभी मेहमानों का बहुत बहुत स्वागत है। हमारी स्क्रीन पर आ गए हमारे मेहमान, बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का। तो एक बार फिर परिचय करा दें। सदाभाऊ खोल बीजेपी प्रवक्ता जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे इस कार्यक्रम में। साथ ही साथ हलगेश चलवादी बीएसपी, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है हमारे इस कार्यक्रम में। मेराजवली जी कांग्रेस से, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है और दिनेश सिंह जी वरिष्ठ पत्रकार, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। चर्चा की शुरुआत करेंगे। चर्चा की शुरुआत इसी पीयूष गोयल मुंबई उत्तर की जहां तक बात करें तो पीयूष गोयल और भूषण पाटिल चुनाव मैदान में है। भूषण पाटिल कांग्रेस से हैं और पीयूष गोयल बीजेपी से। बीजेपी प्रवक्ता सदाभाऊ खोल, पीयूष गोयल को तो आप विजयी मान ही रहे होंगे।
कुछ कारण भी गिना दीजिए। जी सदाभाऊ खोल, आपसे ही सवाल है मेरा। मेरी आवाज आप तक पहुंच रही है? हाँ, बोले बोले सर। जी जी, हमने ये सवाल किया है आपसे कि पीयूष गोयल को तो आप विजयी मान रहे होंगे कि जीत जाएंगे, मुंबई उत्तर लोकसभा सीट से हैं, तो कुछ कारण गिना दीजिए सर, हम क्यों माने कि जीत जाएंगे? बड़े नेता हैं इसलिए। चलिए, आपसे संपर्क हमारा टूट गया है तो सीधे हम मेराज वली जी के पास जाएंगे। मेराज वली जी, कांग्रेस प्रवक्ता हैं आप, कई बार जुड़े भी हैं। मेराज वली जी, हम आपसे जानना चाहते हैं कि भूषण पाटिल पीयूष गोयल के मुकाबले कितने टिक पाएंगे और क्यों? मेराज वली जी। आवाज सुन पा रहे हैं आप? जी अब सुन पा रहे हैं सर, अब आपकी आवाज आई है जी। देखिए, हमारा जो कैंडिडेट है भूषण पाटिल जी, वो पार्टी के कार्यकर्ता हैं, हमारी इकाई के उपाध्यक्ष हैं और लगातार लोगों के बीच में बने रहते हैं। सवाल ये है अभी भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता से, क्या आप उनको तो उनके चलने में कारण गिना दीजिए। ये लोगों में से जो पार्टी का सपना दे रहे हैं, नारा दे रहे हैं, लेकिन कुछ में वो इतनी खराब हो चुकी है देश में, हाल ही में नहीं पूरे देश में ये निश्चित हो चुका है कि 4 को मंत्री ही रहे। बड़ी जीत होने जा रही है, इस देश तय कर दिया है। वो प्रत्याशी जैसे ये कहते थे ना भारतीय जनता सारे नेता कि मोदी हम पे रहा है, तो अब मोदी जी के नाम वोट नहीं मिल रहा है क्योंकि मोदी जी के झूठों से उनके वजह से लोग हो चुके हैं, पर चुके हैं, हो चुके। चलिए मेराज वली जी, आपकी आवाज इतनी कट के आ रही है कि हमारे दर्शकों को भी नहीं समझ में आएगी और मुझे तो समझ में नहीं आ रही है, तो हम फिर आपके पास आएंगे। थोड़ी सी तकनीकी जो कारण है उसे दुरुस्त कर लिया जाए। रुख करेंगे हम बीएसपी की तरफ। हलगेश चलवादी जी, हम आपके पास आना चाहते हैं। हलगेश चलवादी जी, बीएसपी, जहां महाराष्ट्र में शिवसेना है, बीजेपी है, कांग्रेस है, बीएसपी अपने को कहां पा रही है? सर जी सर, जी हमने सवाल ये किया है चलवादी जी की जो महाराष्ट्र में बीजेपी है, शिवसेना है, कांग्रेस है, लेकिन वहां इनके बीच एनसीपी भी है, इनके बीच बीएसपी अपने आप को कहां पा रही है? सर, बहुजन समाज पार्टी ये महापुरुषों के विचारों की पार्टी है और जो महापुरुषों को लेकर बीएसपी आज पूरे देश में काम कर रही है, वो महापुरुषों की ये भूमि है महाराष्ट्र। हेलो, हाँ, आपकी आवाज आ रही है, आप अपनी बात रखिए, आप निश्चिंत होकर के अपनी बात रखिए। तो ये महापुरुषों की है महाराष्ट्र, ये महापुरुषों की भूमि है और पिछले दिनों में कांग्रेस और बीजेपी इन्होंने जो किया है ये सब जनता के है सर। तो इसलिए अब की बार बीएसपी को अच्छे तरीके से लोग वोटिंग करेंगे, इतना ही मैं कहूँ। नहीं, अगर जो महाराष्ट्र महापुरुषों की धरती है तो सिर्फ बीएसपी के लिए थोड़ी है, वहां कांग्रेस भी है, बीजेपी भी है, एनसीपी भी है, सबके लिए महापुरुष हैं, आपके अकेले थोड़ी हैं जी। नहीं, पर महापुरुषों का काम कौन सी पार्टी करती है देखिए ना सर जी, महापुरुषों के विचारों पे कौन चल रहा है आप देखिए।
महापुरुषों के विचारों पे चल रहे हैं, बीजेपी नहीं चल रही है, कांग्रेस नहीं चल रही है, सब महापुरुषों के विचार को छोड़ दिया है इन्होंने। सर हमें तो नहीं लगता है सर, ये महापुरुषों के विचारों पे चलते थे तो आज ये दिन देश में नहीं आते थे सर। जी बिल्कुल बिल्कुल सही कह रहे हैं। हमारे साथ राजनीतिक विश्लेषक मेराज वली जी की शायद ऑडियो दुरुस्त हो गई है। मेराज वली जी, आप कुछ कहना चाह रहे हैं? बहुजन समाज पार्टी के जो प्रवक्ता हैं उनसे पहले ये तय कर लीजिए, पूछ लीजिए कि वो किसके साथ हैं और किसके साथ नहीं। महाराष्ट्र में भारतीय की मुखालफत तरफ में भारतीय जनता की और कहे पर उन बताए हुए रास्ते पर चल के पूरी तरह से भारतीय जनता पार्टी को सपोर्ट कर रहे हैं और भारतीय जनता पार्टी के अनुसार यहाँ पर उन्होंने प्रत्याशी उतारे हैं। भारतीय जनता को करने के लिए लाल बहन जी का जो उनका कार्यक्रम चल रहा है, तो बहुजन समाज पार्टी वाले पहले तो ये वहां कह रहे हैं कि भाजपा ने ये और कांग्रेस ने ये किया, अपना साथ नहीं कोई सुनने वाला बहुजन समाज पार्टी कैंडिडेट नहीं है। चलिए मेराज वली जी, पुनः आपकी जो ऑडियो है ना वो पुनः रुक करके आ रही है। अब क्या कारण है ये हमारी तकनीकी टीम आपसे संपर्क करेगी। पूरी गलत है जी, चलिए ठीक है, गलत है तो हम आएंगे आपके पास। हमारे साथ बीजेपी से सदाभाऊ खोल जुड़ चुके हैं। मेरी आवाज आप तक जा रही है? आ रही जी सदाभाऊ खोल जी, एक सवाल मैंने शुरू में पूछा था लेकिन अब उसका कोई औचित्य नहीं है। एक आरोप आ गया है, आरोप ये आ गया है कि जो बीएसपी है वो बीजेपी की बी टीम की तरह काम कर रही है। क्या छुपा हुआ एजेंडा है क्या आप दोनों के बीच? लगातार कांग्रेस आरोप लगा रही है। जी कांग्रेस का तो ये काम है आरोप लगाना का, लेकिन 7 साल से ज्यादा देश में राज तो कांग्रेस ने किया था और हर पक्ष कांग्रेस के खिलाफ लड़ रहा था और नरेंद्र मोदी जी का नेतृत्व इस देश को आश्वासक नेतृत्व मिला, इसलिए 2014 में वो रावण राज चला गया और हम मानते हैं राम राज आ गया है। तो कांग्रेस वाले क्या बताएंगे क्या नहीं बताएंगे उसका कोई फर्क नहीं पड़ता। 140 करोड़ का ये देश के बहुत बड़ी आबादी वाला ये देश है और 140 करोड़ लोगों ने उनको नकारा है। तो मुझे ये नहीं लगता कि कांग्रेस में कोई आदि दम है। वो पूरा 50 साल क्या चला रहा थे कि हमें गरीबी हटाना है, गरीबी हटाना है। अरे गरीबी हटाना है ये उनका मुद्दा 50 साल चला, 50 साल में गरीबी बढ़ गई, हटी नहीं। तो मुझे यह लगता है कि अभी कांग्रेस हार रही है। कांग्रेस में नेतृत्व नहीं है, नेतृत्व का अभाव है। उनका पंतप्रधान कौन बनेगा वो बता नहीं सकते लोगों को। जिसके पास इस देश का चलाने के लिए प्रधानमंत्री नहीं होता, कोई नाम नहीं होता, वो पार्टी चुन के नहीं आ सकती। चलिए ठीक है, वो चुन के नहीं आएगी, हम मान लेते हैं आपकी बात कि वो चुन के नहीं आएगी, लेकिन पीयूष गोयल जी ही चुन के आएंगे, ये बताइए ये क्यों मान लें? अरे पीयूष गोयल जी तो चुन के आएंगे, बाहरी वोटों से चुन के आएंगे, लेकिन वो 2 बार मंत्रिमंडल में रहा, उन्होंने अच्छा काम किया है, अच्छे निर्णय लिया है। हम उनके पास वाणिज्य खाता था, हम किसानों के बारे में हर बार उनके पास जाते थे, उन्होंने हर बार मीटिंग लिए, बम्बई आके भी मीटिंग लिए। वो आदमी सरल और सीधा है। वो मुझे ये लगता है कि कोई भी काम लेके उनके पास जाएगा, कोई देश के बारे में किसी उनका खाद्य के बारे में कोई प्रश्न तैयार होता है तो वो पूरा सुनने की उनकी मन में वो सोच रहती है। और मुझे ये नहीं लगता कि उनमें कोई प्रॉब्लम है। बीजेपी
बहुत भारी वोटों से पीयूष गोयल को वह वोट मिलेंगे और जिसके आएंगे वो कोई प्रॉब्लम है ऐसे मुझे नहीं लग रहा। तो ठीक है, हम रुख करेंगे दिनेश सिंह जी के तरफ। दिनेश सिंह जी, दो बातें कही गई हैं। ये कि बीएसपी के जो हमारे चलवादी जी हैं, इन्होंने कहा है कि महापुरुषों का सम्मान और महापुरुषों के रास्ते पर बीएसपी चल रही है, ना कांग्रेस चल रही है, ना शिवसेना चल रही है और न ही बीजेपी चल रही है, इसलिए लोग बीएसपी की तरफ रुख करेंगे। खोल साहब का कहना है कि पीयूष गोयल साहब इसलिए आएंगे कि उन्होंने मंत्रिमंडल में बहुत अच्छे निर्णय लिए और बहुत अच्छा काम किए, इसलिए आएंगे। आपको क्या लगता है, आपका गणित क्या कह रहा है इस सीट पर? आप सभी को नमस्कार। दूसरा जैसे कि मेरा निवेदन और आप सभी तरफ से ये रहेगा, जो जनता में जो लोग जैसे जहाँ जहाँ चुनाव हो रहे हैं तो वहां पर देखिए कृपा करके मतदान प्रतिशत इतना बड़ा नहीं है। तो जैसे इलेक्शन कमीशन का भी और सरकार का सभी का यही है और हमारा भी यही मतलब मत है कि आप जो कृपा करके जो भी जैसे जो लोग देख रहे हैं इस वक्त और जो लोग जलपान करके अगर मतलब कि वोट अगर करके आए या जलपान करने से पहले करके आए, लेकिन अभी कृपा करके निकले और अपने दूसरे आसपास जो लोग हैं जो वोट नहीं देके आए तो जाके पोलिंग बूथ तक पहुंचे और ज्यादा से ज्यादा मतदान करें। क्योंकि अगर आप मतदान नहीं करते हैं तो आगे आपको पछतावा और मलाल रहेगा कि भाई हमने अगर वोट कर दिया होता तो हमारा एक वोट जो है कहीं ना कहीं चीजें चेंज कर सकता था। तो बदलाव के लिए करें चाहे सेम उसी मतलब कि उसी जो बरकरार रखना अपने सिस्टम को उसके लिए करें, लेकिन अपने तरीके से वोट जरूर करें। वोट दिए बिना आप लोग कहीं पे किसी को प्रश्न चिन्ह नहीं लगा पाएंगे। तो देश की दिशा और दशा दोनों को तय करने के लिए कृपा करके बाहर निकले हैं और जलपान के बाद, अब जैसे जलपान हो चुके, जलपान के बाद जाकर के मतदान जरूर करें, लेकिन इसके कहीं भी किसी तरीके से अलगाव ना करेंगे। धन्यवाद। और दूसरा आप देखिए, जैसे कि आपने जैसे पूछा कुशवाहा जी, तो देखिए इस बारे में ये कहना चाहूंगा कि जैसे सबसे बड़ा मोटा कारण जो है जिस तरीके से जैसे तीनों अपने प्रत्याशी जो है मतलब पार्टी के दोनों मतलब सभी अपनी जगह पर मजबूत हैं और अपने तरीके से सभी ने जनता के बीच सभी का जुड़ाव अच्छा होगा, ये मेरा मानना है। लेकिन चीज इसके साथ में कुशवाहा जी एक चीज मानने वाली देखने वाली और है कि उसके साथ जो समीकरण जो है उसमें कैसे किस तरीके से क्या कर पाएंगे कैसे कर पाएंगे वो देखने वाली मेन चीज है। जैसे पहले अघाड़ी की जैसे बातचीत करते हैं लोग, तो पहले की जैसे ये था कि जैसे कि दो गुट अलग अलग हो गए, दो गुट हो गए, ऐसी सेना जो है उसके दो गुट हो गए। तो उसमें मेजोरिटी जो है मतलब जो मान के चले कि जैसे कॉर्पोरेटर से लेकर के एमएलए और आगे एमपी जो है, तो मेजोरिटी जो जैसे कि मान के चले कि जैसे कि अभी जो जैसे सिंधे गुट जो है उनकी तरफ ज्यादा है सेना के, और उसी तरीके से अजीत पवार जो गुट है उनकी तरफ एमएलए और एमपी ज्यादा है। तो उसी को लेकर के मान के चले कि अगर वो वोट शेयर उसी तरीके से उसी प्रतिशत में अगर ट्रांसफर होता है तो फिर ये मान के चले कि जैसे सामने टक्कर जो है उस तरीके से नहीं हो पाएगी जैसे। और दूसरा ये मानता हूँ कि मैं मानता हूँ कि जैसे कि जो तीनों प्रत्याशी बैठे हैं अपने जो मतलब प्रत्याशियों के नुमाइंदे बैठे हैं, उन पार्टीज के नुमाइंदे बैठे हुए हैं, तो ये भी इसी को मानेंगे। पीयूष गोयल के सामने भूषण पाटिल देखिए अपनी जगह व्यक्ति अच्छे होंगे, सब कुछ होगा, लेकिन उसके अलावा देखिए कहीं ना कहीं जैसे कि जो उनका अनुभव है वो पीयूष गोयल के मुकाबले कम है। क्योंकि जैसे ये एक तरह से मान के चले कि सर मुंबई या महाराष्ट्र तक सीमित रहे, पीयूष गोयल जो है उन्होंने पूरे देश का नेतृत्व जैसे अपने करके कुछ चीजों में किया है, तो उस चीज का लाभ तो देखिए उनको मिलेगा। कनेक्ट उनका ज्यादा रहेगा तो उस चीज का फर्क हो गया। दूसरा देखिए बातचीत जैसे बीएसपी की बातचीत में थोड़ा आता हूँ कुशवाहा जी, कि जैसे दलित नेता जो है तो उनका देखिए हमेशा हर समीकरण में एक निर्णायक भूमिका उनकी रहती है। तो पहले इनके साथ जैसे बीबीए वंचित बहुजन मतलब जो समाज जो था उसके प्रकाश अम्बेडकर इनके साथ थे, लेकिन किसी तरीके से मेरे ख्याल शायद कहीं ना कहीं आपस में कोई मनमुटाव रहा कुछ रहा तो वो छोड़ के अलग चुनाव लड़ रहे हैं। तो उससे मान के चले कि दलित जो वोट है कहीं ना कहीं कटेंगे, और कुछ जगह जैसे बीएसपी लड़ रही है तो दलित वोट कटेंगे। वहीं जैसे कि भाजपा अगर गठबंधन की एनडीए गठबंधन की बात करें तो उनके साथ एक प्लस पॉइंट इसको लेकर के नहीं, तो ये दो दलित वोट कटने की बात आप कर रहे हैं, जो दलित वोट वो दलित वोट वो नहीं, वोटर किसके हैं, किसकी तरफ झुकते हैं जो बीएसपी की वजह से? मैं दोनों बात बता मेरी बात समाप्त हुई, थोड़ा आपकी इजाजत से मुझे आगे बोलना चाहूंगा। जी जी। उसी के मामले देखिए जैसे कि इनके वोट कटने की बातचीत तो मैं नेक्स्ट स्टेप पे आऊंगा, उससे पहले देखिए ऐसा कि इसी तरीके से इनके पास जैसे धर्मराज जैसे तीनों प्रवक्ता जैसे यहाँ पर जो बैठे हुए हैं तो इस बात से इनकार नहीं कर सकते। रामदास अठावले दलित नेता हैं, बड़े नेता हैं और दलित समाज काफी बड़े रूप से इनके पीछे है, वो पूरी तरीके से भाजपा के साथ एनडीए गठबंधन के साथ में है। तो इसलिए मान के चले कि जो वोट कटेंगे तो कहीं ना कहीं काटने जैसे कि बीएसपी है चाहे वो कम ही वोट कटे, लेकिन ये हम लोग इस बात से थोड़ा नहीं मतलब कर सकते हैं कि बहन जी जो है जहां पर जैसे जाती है तो कहीं ना कहीं देखिए दलित समाज अपने आप उनकी तरफ अट्रैक्ट होता है। तो वो जो वोट कटेंगे जैसे मतलब इसका कारण मैं बताता हूँ कि कारण क्यों है उस तरीके से।
प्रकाश अंबेडकर पहले इनके साथ में घूमते रहते हैं, महाविकास अघाड़ी के साथ में, जैसे कि कांग्रेस गठबंधन जो है और सेना गठबंधन जो है, और जैसे कि यूबीटी जो है, तो उनके साथ में घूमते रहे, उनके साथ प्रचार करते रहे, प्रचार के मतलब जैसे कुछ सभा में उनके साथ रहे। बाद में रिफ्ट जब खड़ा हुआ तो कहीं ना कहीं कंफ्यूजन की स्थिति जो है, तो उसको लेकर के ये जैसे कि जो वोटों का एक तरह से जो मतलब धड़ा बना और एक जैसे समीकरण बना, उसमें से जो वोट कटेंगे तो वे ये मान के चले कि वंचित जो समाज वाले प्रकाश अंबेडकर है, वो एक तरह से कांग्रेस के और सेना के जो गठबंधन वाले जो बना था, अघाड़ी बना था, उसके वोट कहीं ना कहीं काटने का काम करेंगे। बीएसपी का देखिए बहुत बड़ा जनाधार उधर नहीं है कुशवाहा जी, तो वो कहीं ना कहीं अगर वोट काटेंगे दोनों तरफ पे थोड़े बहुत काटेंगे, लेकिन हो सकता है कि नगर में रहे मतलब स्थिति जैसे जो कुछ है, मेरी शुभकामनाएं उनको। लेकिन अपने तरीके से अभी के हिसाब से स्थिति जो है वो मैं इस सीट की अगर बात करूं तो इसमें पीयूष गोयल जो भारी पड़ते नजर आते हैं। इससे पहले मेरे ख्याल से उन्होंने एक बार चुनाव लड़ा था भूषण जी ने, लेकिन उस वक्त सफल नहीं हो पाए थे, तो उसी को लेकर के भी चीजें होती है। बाकी उसका ठीक है, कार्यकर्ता अच्छे हैं, व्यक्ति अच्छे हैं, लेकिन उस तरीके से चीजें जो है उस तरीके से परिवर्तित होती नहीं होती, बात अलग है। और कहीं ना कहीं जो चीजें स्थिति जो अपने तरीके समीकरण जो बनते नजर आते हैं, उस हिसाब से सिर्फ इस नाते के बैठे कि आपस में इनकी जैसे कि जो अभी जो जैसे शिंदे गुट जो है वो अलग इनसे होकर के कुछ कर पाए, तो वो चीज थोड़ी सी भिन्न है। तो अपने तरीके से अभी के साथ जो है वो नींद देखती नजर। ठीक है, हम आएंगे आपके पास। चलिए एक और अब लोकसभा सीट की ओर थोड़ा सा रुख कर लेते हैं जो बहुत ही महत्वपूर्ण है, मुंबई उत्तर मध्य। मुंबई उत्तर मध्य के बारे में हम चाहेंगे कि नवजीत कौर हमारे दर्शकों को पहले कुछ जरूर बताएं, उसके बाद से फिर आगे बढ़ें। बिल्कुल, अगर बात मुंबई उत्तर मध्य सीट की हो रही है तो आपको बता दें कि यहाँ पर पहले चुनावी मैदान में कौन कौन है। बीजेपी से उज्जवल निकम और कांग्रेस से वर्षा गायकवाड़। तो आपने देखा कि बीजेपी से उज्जवल निकम जो है वो चुनावी मैदान में, और कांग्रेस से वर्षा गायकवाड़। अब एक नजर डालेंगे यहाँ पर कि कुल कितने यहाँ पर मतदाता हैं, उसके बाद जनादेश की बात करेंगे, फिर करेंगे आगे चर्चा। कुल मतदाताओं की बात कर ली जाए 17,38,894 कुल मतदाता हैं यहाँ पर। पुरुष मतदाता 9,67,474 हैं, और महिला मतदाताओं की बात की जाए तो 7,71,420 कुल महिला मतदाता यहाँ पर है। जनादेश की अगर जो बात करें, जनादेश की तरफ अगर जो रुख कर लें, बिल्कुल, अब एक नजर जो है जनादेश की ओर भी डाल लें तो आपको बता दें कि पूनम महाजन बीजेपी से जीती थी यहाँ पर, और प्रिया सुनील दत्त कांग्रेस से यहाँ पर हारी थी। अब इसी के साथ अगर बात कर ली जाए तो आपको बता दें कि कुल कितनी यहाँ पे लोकसभा सीटों के बारे में। तो बीजेपी जो है विले पार्ले में बीजेपी है, और शिवसेना चांदीवली में कुर्ला शिवसेना, और कलीना में शिवसेना यूबीटी यानी कि उद्धव ठाकरे, वाड्रे ईस्ट में कांग्रेस, और वाड्रे ईस्ट वेस्ट में बीजेपी। यानी बीजेपी को आप देख सकते हैं कि 2 सीटों पर, और शिवसेना यानी कि अब अगर जो इसे शिंदे गुट बोल दें तो ये भी अब बीजेपी के खाते में ही मान सकते हैं। और एसएस यानी कि शिवसेना यूबीटी यानी कि उद्धव ठाकरे तो कलीना में है, तो एक में ये कांग्रेस में। तो कुल मिलाकर के अगर जो 6 विधानसभा सीटें हैं तो यहाँ पर साफ साफ दिख रही हैं कि 2 सीटें जो हैं वो इंडी गठबंधन में, और बाकी जो सीटें हैं वो एनडीए में शामिल हैं। बिल्कुल, अब एक नजर जो इतिहास की ओर भी डाल लेते तो आपको बता दें कि 2004 में एकनाथ गायकवाड़ कांग्रेस से जीती थी, और अगर 2009 की बात की जाए तो प्रिया दत्त कांग्रेस से, और 2014 में पूनम महाजन बीजेपी से, और 2019 की बात की जाए तो पूनम महाजन बीजेपी से। हाँ, तो ये पूनम देखिए ये जो 14 और 19 में जो पूनम महाजन लगातार जीती हैं तो बीजेपी से, ये प्रमोद महाजन की पुत्री हैं, लेकिन इस बार इनका टिकट काट करके उज्जवल निकम को दिया गया है। एक बड़ी बात यहाँ पर यह है कि उज्जवल निकम जो हैं ये वो हैं जो अजमल कसाब जो था उसे फांसी के तख्ते पर चढ़ाने के लिए इनकी बड़ी भूमिका रही है, न्याय दिलाने में आतंकवादी। हाँ बिल्कुल, पेशे से बात कर ली जाए तो पेशे से सरकारी वकील है, और 26 से 11 मामले में भी आरोपियों को सजा दिलवाने में इनका काफी ज्यादा हाथ रहा। वही बात कर ली जाए तो पद्मश्री से भी जो है सम्मानित किया गया है। तो ये सारी चीजें हैं, और इनकी अब देखना है कि पूनम महाजन की जगह ये आए हैं तो क्या स्थिति बन पड़ सकती है। हम अब अपने मेहमानों की तरफ रुख करेंगे, और प्रश्नों की एक तरह से जो हमारे पास श्रृंखला है, एक बार फिर हमारे साथ सभी मेहमान जुड़ गए हैं, कांग्रेस भी आ गई है, और
बाकी मेहमान तो हैं सदाभाऊ खोले जी। पहले तो आप ये बताइए सदाभाऊ खोले जी कि पूनम महाजन लगातार जीतती आ रही हैं 14-19, और अगर जो मत प्रतिशत की अगर जो बात किया जाए तो क्या जो मत प्रतिशत में कमी आई थी 2.64%, इसलिए इस कैंडिडेट को यहाँ से हटाया गया, क्योंकि 2019 में जो मतदान हुए थे उसमें जो स्थितियां हैं उसमें ये आई थी कि 2014 के मुकाबले 2019 में 2.64% मतदान प्रतिशत में कमी आई थी, और यहाँ पर कांग्रेस के मतदान प्रतिशत में बढ़ोतरी हुई थी 0.36% की। तो क्या यही कारण है कि पूनम महाजन शायद इस बार अपनी लोकप्रियता गंवा चुकी हैं और इस बार ज्यादा गंवा दी हैं, इसलिए हर चुनाव का इशू अलग अलग रहता है जी। मुझे यह लगता है कि पूनम महाजन का काम बहुत अच्छा था, लोगों के साथ ताल्लुक भी बहुत अच्छा। जी चलिए, मुंबई बहुत जी जी 2019 का भी उन्होंने जीते थे। हाँ, उन्होंने जीता तो था, ठीक है। लेकिन क्या होता है सर कि अलग हर चुनाव में अलग प्रश्न होते हैं चुनाव क्षेत्र के में। पूरा चुनाव क्षेत्र पर पूरा देश का माहौल का उसमें करिश्मा नहीं होता। कभी कभी क्या होता है कि उनके अंदर का चुनाव क्षेत्र में क्या काम है, उनके बारे में लोगों की क्या सोच रहती है, क्या राय रहती है, उसका भी असर वो अलग अलग चुनाव में हो जाता है। तो पूनम महाजन का नाम भी बहुत बड़ा था, वो लोगों के साथ उनका ताल्लुक भी बहुत अच्छा था, और उन्होंने उनके चुनाव क्षेत्र में काम भी बहुत किया है। मुझे यह लगता है कि उनको और कोई जिम्मेदारी बड़ी देने की सोच भारतीय जनता पक्ष के नेतृत्व के मन में होगी। इसीलिए उज्जवल निकम जैसा हिंदुत्ववादी और हिंदुत्व का विचारसरणी मन में रखने वाला नया कैंडिडेट वो नहीं, वो अजमल साहब और अपराधियों के जो खिलाफ केस लड़ते हैं और उन्हें सजा दिलाने में अग्रणी रहते हैं, तो क्या ये उनको टिकट दे करके, पूनम महाजन का टिकट काट करके उनको टिकट दे करके क्या संदेश देने की कोशिश की गई है, किस आधार पर वोट लेने की कोशिश की गई है कि अब अपराधियों की खैर नहीं, अगर जो ये एमपी बन जाएंगे तो सारे अपराधियों को जेल की हवा खिलवाएंगे, क्या ये हम समझें? ऐसा नहीं होता सर जी। लोकसभा हमारा कायदा मंडल है जी, और उस मंडल जानकारी हो उतनी ज्यादा से ज्यादा लोग आ जाए तो भी लोकशाही के लिए अच्छा रहेगा। ये सोच होगा, कोई ऐसा सोच के उनके लिया होगा, लेकिन ये नहीं है कि पूनम महाजन को साइड पे किया है, ऐसा कुछ नहीं होगा। वो पार्टी में उसको अंदर अच्छा काम दे जाएगा, और मुझे लगता है कि वो भी मेहनत वाली काम करने वाली हमारी नेता है, और भारतीय जनता पक्ष उनको पूरा न्याय देगा। इस बार जो है मुकाबला वर्षा गायकवाड़ को लाया गया है। कांग्रेस के पास हम जाना चाहेंगे, मेराज वली जी आपके पास आना चाहेंगे। वर्षा गायकवाड़ यहाँ से चुनाव लड़ रही हैं, और हमें जहाँ तक हमें याद है प्रिया सुनील दत्त कांग्रेस से यहाँ पर चुनाव हारी थी, तो हारी थी इसलिए हटाया गया है, या वर्षा गायकवाड़ में ऐसा क्या देखा गया है कि उज्जवल निकम को एक टक्कर दे सकती हैं? मेराज वली जी। देखिए, हमारे यहाँ जैसे अभी भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता ने अपने कैंडिडेट के लिए फिर कह दिया कि हिंदुत्व के सबसे बड़े पैरोकार, और इसलिए तो क्या पूनम महाजन जी हिंदू नहीं थी, या उनके अंदर हिंदुत्व की भावना नहीं थी, कम थी? ये बात इन लोगों को अब पता चली। और महाराष्ट्र में सबसे बड़े हिंदू हितैषी और एनडीए के सबसे पुराने सहयोगी ठाकरे परिवार के साथ भारतीय जनता पार्टी ने क्या किया है, ये खाली महाराष्ट्र ने नहीं पूरे देश ने देखा है। और अब तो
सोशल मीडिया का दौर है, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया का दौर है, तो विदेशों तक बात जाती है। पूरी दुनिया इन लोगों के ये हथकंडे देख रही है और ये हिंदुत्व की बात करते हैं। हमारे तो अक्सर प्रवक्ता ये कहते हैं कि भारतीय जनता पार्टी का एक भी वक्ता हिंदू मुसलमान, हिंदुत्व, अफगानिस्तान, पाकिस्तान इन 2-4 अल्फाजों के अलावा अपनी बात कंप्लीट नहीं कर सकता है। ये हम लोगों का चैलेंज है। हमारे यहाँ ये नहीं देखा जाता है। हमारे यहाँ जो हमारी स्क्रीनिंग कमेटी होती है, हमारे यहाँ चयन होता है, और अब तो चयन पे भी भारतीय जनता पार्टी कांग्रेस पे बड़े आरोप लगाती थी। वो भी हम लोगों ने सिद्ध करके दिखा दिया है कि किस प्रकार चुनाव के माध्यम से हमने अपना राष्ट्रीय अध्यक्ष चुना। भारतीय जनता पार्टी में नहीं होता ये। असल में इन लोगों के पास झूठ बोलने की मशीन इतनी बढ़िया है कि ये हर मुद्दे पर, चाहे वो कोई भी हो, हर मुद्दे पर इतना सावोई से झूठ बोलते हैं कि वो साहब उनके पास हिंदुत्व की भावना ज्यादा है। प्रमोद चलिए ये मान लेते हैं ना मेराज वली जी कि हिंदुत्व वाले प्रत्याशी लेकर के आए हैं कि चलिए आतंकवादियों को एकदम नेस्तनाबूद करेंगे, लगातार लड़ाई ना, हम मान लेते हैं। लेकिन वर्षा गायकवाड़ को आप लेकर के क्यों आए हैं? नहीं, आप माने ना जी, हम नहीं मान रहे हैं। चलिए आप मत मानिए, लेकिन वर्षा गायकवाड़ को क्यों लाए हैं ये तो बता दीजिए। क्यों लाए हैं? हमारा कैंडिडेट है। हमारे लोगों ने, कार्यकर्ताओं ने डिमांड करी है, उनको बेहतर पाया है, इसलिए उनको चुनाव लड़ा रहे हैं और ये मान के चलिए कि हम लोग चुनाव जीत के आएंगे। चलिए ठीक है, अच्छी बात है। अगर जो हम अब रुख करें अपने बीएसपी प्रवक्ता के पास हम चलेंगे, चलवादी जी, हलगेश चलवादी जी, हम ये देखें उत्तर मध्य की हम बात कर रहे हैं। उत्तर मध्य में कांग्रेस और बीजेपी में काफी फाइट है। क्या लगता है इस फाइट में आप अपने आप को कहां पाते हैं? जब तक ईवीएम है तो हम किसी के फाइट के बारे में या किसी के बारे में कहना मुश्किल है, तो इसलिए मैं इस पे कोई कमेंट्स नहीं करूंगा। मतलब आप सीधे सीधे चुनाव आयोग पे ही कमेंट कर दे रहे हैं? सर डेफिनेटली, जब से ईवीएम आया है तो देश में क्या चल रहा है ये देश की जनता को ही पता नहीं सर। इस प्रकार का हालत है आज। जी सर। चलिए, अब तो ईवीएम पे ही सवाल खड़े कर रहे हैं, तो चलिए अब तो ईवीएम में देखना पड़ेगा कि ये एक बार और आप चुनाव आयोग जाइए और कहिए कि भाई देख लीजिए इसमें दिक्कत है, और दिक्कत बताइए अपनी चुनाव आयोग को, तो जरूर कोई नहीं, डे वन से कहने की बात नहीं है। जब चुनाव आयोग आप लोगों को बुलाता है, हर राजनीतिक पार्टी को, कि आइए आप देख लीजिए, आप हैक करके बताइए, तब वहां कोई नहीं पहुंचता। बाकी ईवीएम के राग, मतलब आप सवाल तो अब इस चुनाव की निष्पक्षता पर ही आपने खड़ा कर दिया, तो अब क्या कहा जाए? अब इसमें तो कुछ कहा ही नहीं जा सकता। चलिए हम दिनेश सिंह जी के पास जाना चाहेंगे। क्या लगता है आपको कि जो इस सीट पर, मुंबई उत्तर मध्य की जो सीट है, इस पर उज्जवल निकम को ला करके और पूनम महाजन को पीछे करके, यानी कि उनका टिकट काट करके, कांग्रेस ने क्या दांव चला है यहां पर, और क्या वो दांव यहां पर फलीभूत होता दिख रहा है? देखिए, सीधे तरीके से मैं दोनों का ही विश्लेषण करके आपको बताता हूँ कि देखिए, प्रोफेसर बनाम वकील वाली बातचीत है ये, और दूसरा अम्बेडकराइट एक तरह से एक्टिविस्ट हैं और 3 बार या 4 बार विधायक रह चुकी है। तो अपने तरीके से इनकी देखिए पकड़ मजबूत है वहाँ पर। मतलब है कि धारावी जो है, धारावी से जैसे आती है, धारावी से एमएलए रहेंगे, तो वहां पर देखिए पूरी उनकी मतलब कि अच्छी खासी पकड़ है, तभी देखिए 3 बार 4 बार जो है वहां पर एमएलए बने। तो उस नाते से उनको, वैसे कांग्रेस को लगाओ, कांग्रेस देखिए हर कोई अपनी पार्टी, हर कोई पार्टी होता है अपने तरीके से, और मजबूत कैंडिडेट फील करना चाहती है जो जिताऊ लगे कुछ है, तो उनको उतना लगाओ कि ठीक है जिताऊ, तो इसलिए उन्होंने जो है पहले के जो उम्मीदवार उसके टिकट काट करके वो कर दिया गया। होता है उनकी अपनी मर्जी के अपने घर के सारे बदल डाले, कुछ भी है। लेकिन देखिए ऐसा कि बड़ी विस्तृत सीट है ये, जिसमें उनके स्टार्स भी रहते हैं और स्लम्स भी है, और ये मिला जुला एक तरह से यहाँ पर एक तरह से पॉपुलेशन का मामला बोले।
तो वो गलत नहीं होगा। तो उसमें देखिए कहीं ना कहीं कनेक्ट अपने तरीके से मान लो ठीक है पढ़े लिखे अच्छी नेता है और अपने जगह अपना काम ठीक ठाक करती है, लेकिन सामने जो टक्कर है देखिए उसमें कहने की बात है कि बहुत पॉपुलर एक तरह से उज्ज्वल निकम, और उनका कसाब का जैसे फैसला हम सभी जानते हैं, सारा देश जानता है, तो पहले से उनको देखिए कोई नहीं जानता, ऐसी बात नहीं है। तो उसमें कहीं ना कहीं, और देखिए दूसरा मुंबई जो है उसने बहुत दर्द झेला है, जैसे जो मुंबई अटैक रहा, तो उसके नाते उनको कहीं ना कहीं जैसे मानते हैं सहानुभूति तो नहीं कह सकता मैं, लेकिन कहीं ना कहीं जो न्याय दिलाने का कार्य किया तो उसका फल जो है जरूर कहीं ना कहीं उज्ज्वल निकम उनको जरूर मिलेगा। तो ये एक तरह से प्लस पॉइंट है। दूसरा भाजपा की जो चीज है मतलब एक तरह से रणनीति मोल है, और दूसरे जो है कि इकट्ठे होकर के, और जैसे मैंने पहले बताया आपको कि जैसे दोनों गुटों से जो एनसीपी और सेना गुट जो बड़े थे उनके पास से टूट करके जो आए, और दूसरा जैसे मान के चले जैसे उसके के शिंदे गुट है तो उनका इफेक्ट ठीक ठाक है। और इस सीट पे जैसे देखिए बेटराइट मतलब सोच विचार रखने वाली जैसे कि वर्षा गायकवाड़ है, तो इस सीट पे बहुत ज्यादा असर देखिए कि वंचित समाज वाले जो है प्रकाश अम्बेडकर है, उनका बहुत ज्यादा नहीं, उनको पिछली चुनाव मुझे लगता है कि 30-35 हजार वोट ऐसे कुछ मिले थे, लेकिन देखिए 30-35 हजार वोट बहुत अच्छा खासा नंबर होता है। तो अपने तरीके से कहीं ना कहीं कुछ वारी देखना यही पड़ेगा कि दोनों उम्मीदवारों का जो मैं सुन रहा था सभी को अपना जैसे कि जो प्रवक्ता थे, तो अभी देखिए अभी जैसे कि एक तरह से मैं साफ गोई से बिल्कुल बोलना चाहता हूँ, और मेरी बात को कृपा करके अन्यथा ना ले, अभी भी चीजें स्पष्ट चीजें जैसे कि विपक्ष है जो अपने तरीके से अपनी पिच पे नहीं खेल रहे थे, और ना अपने तरीके जो इनको सिलेबस जैसे भाजपा ने और एनडीए गठबंधन है उसी पे खेलते नजर आते हैं अपने तरीके से। ज्यादातर डिबेट्स में मैंने देखा, बहुत सारे डिबेट्स में जाता हूँ तो ज्यादातर में एक ही मतलब मुद्दा रखता है कि आपको रोकना चाहेंगे। और बड़ी खबर आ रही है अयोध्या से, प्रदेश के 5वें चरण का मतदान जारी है। कश्मीर कमिश्नर गौरव दयाल, आईजी प्रवीण कुमार ने मतदान किया है, डीएम नीतीश ने भी मतदान किया है। तो बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, अयोध्या से प्रदेश में 5वें चरण का मतदान जारी है। कमिश्नर गौरव दयाल, आईजी प्रवीण कुमार ने मतदान किया है, डीएम नीतीश कुमार ने जीजीआईसी बूथ पर मतदान किया है। तो ये अयोध्या से बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। तो अयोध्या से अब बड़ी खबर, जहां पर मतदान किया है अधिकारियों ने, क्या कुछ कहा है आइए सुनवाते हैं। से बदला जा रहा है। हमारे फैजाबाद लोकसभा क्षेत्र में दरियाबाद जो विधानसभा क्षेत्र है वो बाराबंकी में है, 4 विधानसभा क्षेत्र यहाँ पे हैं। शांतिपूर्ण तरीके से मतदान की प्रक्रिया चल रही है, और सबसे महत्वपूर्ण है कि वेबकास्टिंग के माध्यम से भी हम लोग मॉनिटरिंग कर रहे हैं, और 1060 बूथ पे पूरे लोकसभा क्षेत्र में वेबकास्टिंग के माध्यम से मॉनिटरिंग चल रही है, और सभी जगह सीसीटीवी वर्किंग है, और इसके माध्यम से हम लोग ये भी देख पा रहे हैं कि कहाँ पे ईवीएम में खराबी है उसको तत्काल प्रभाव से बदला जा रहा है। हमारे सेक्टर मजिस्ट्रेट तत्काल प्रभाव से पहुंच के तत्काल ठीक कर दिया गया है। तो अभी सभी जगह शांतिपूर्ण तरीके से मतदान की प्रक्रिया चल रही है। पूरे जनपद में 2000 जनपद और लोकसभा क्षेत्र में 2074 आपके बूथ हैं, जिसमें 19,27,000 वोटर हैं जो मतदान की प्रक्रिया में सहभागी बन रहे हैं। और आप सभी से इलेक्ट्रॉनिक और प्रिंट मीडिया के माध्यम से मैं कहना चाहूंगा कि सभी वोटर अपने मत का प्रयोग अवश्य करें और लोकतंत्र को मजबूत बनाए, सशक्त बनाए, और हमारा जो लोकतंत्र जीवित होगा और बेहतर होगा, एक वाइब्रेंट लोकतंत्र बनेगा जब हम सहभागी बनेंगे। आप सभी को शुभकामनाएं। तो अयोध्या से अब बड़ी खबर, प्रदेश में 5वें चरण का मतदान जारी है, और इस कमिश्नर गौरव आईजी ने मतदान किया है, और डीएम नीतीश कुमार ने भी मतदान किया है। यानी कि अधिकारियों ने जाकर के अपने मताधिकार का प्रयोग किया है, लोगों से मतदान करने की अपील की है। चलिए एक और बड़ी खबर आ रही है सीट, तो आपको बता दें कि इस वक्त की बड़ी खबर गोंडा से बीजेपी प्रत्याशी कीर्तिवर्धन सिंह ने मतदान किया है। कीर्तिवर्धन सिंह ने अपने पिता के साथ मतदान किया है। पूर्व कृषि मंत्री राजा आनंद सिंह के साथ में जो है उन्होंने पहुंचकर मतदान किया है। कीर्तिवर्धन सिंह ने अपने पिता के साथ मतदान किया है। तो आपको बता दें कि मनकापुर कोर्ट स्थित बूथ पर ये जाकर के इन्होंने मतदान किया है। तो बीजेपी प्रत्याशी ने मतदान किया है, आप तस्वीरों में देख सकते हैं। ये तस्वीरें गोंडा की, बीजेपी प्रत्याशी कीर्तिवर्धन सिंह ने मतदान किया है। चलिए एक और बड़ी खबर आ रही है, तो आपको बता दें कि इस वक्त की बड़ी खबर टीवी स्क्रीन पर गोंडा से है, जहां केसरगंज लोकसभा क्षेत्र में मतदान जारी है। गोंडा लोकसभा में अब तक 26.6% वोटिंग हुई है। और आपको बता दें कि बड़ी खबर जो है, कई जगहों पर ईवीएम में खराबी भी मिली है। इसकी जानकारी सब प्रत्याशी ने की। बूथ कैप्चरिंग की शिकायतें जिलाधिकारी ने दी मामले की जानकारी। तो बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, जहां चुनाव के बीच में ईवीएम मशीन खराब होने का मामला भी सामने आया है, और बूथ कैप्चरिंग की शिकायतें भी हुई हैं। आइए सुनते हैं।
कुछ सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स से एक समाजवादी पार्टी के कैंडिडेट के द्वारा अपने ट्विटर हैंडल पर जो शिकायत की गई है उसको हम लोगों ने वेरीफाई कराया है और ऐसे वेरिफिकेशन में कोई भी चीज नकारात्मक नहीं प्रकाश में आई है। सारे मतदान जो बूथ हैं, पोलिंग स्टेशंस हैं, उन पर एक सुचारू रूप से निर्भीकता से हमारे जो मतदान कार्मिक हैं वो वोटिंग जो है इंश्योर कर रहे हैं। किसी भी दशा में कोई नेगेटिविटी या कोई भी ऐसा नकारात्मक प्रभाव नहीं दिख रहा है। सारे सेक्टर मजिस्ट्रेट्स भ्रमणशील हैं, उच्च अधिकारियों को भी जोनल मजिस्ट्रेट्स एसडीएम्स अपने अपने बूथ्स में लगातार भ्रमण कर रहे हैं, निरंतर भ्रमण कर रहे हैं। सुपर जोनल मजिस्ट्रेट्स की टीम भी भ्रमणशील है। मेरे द्वारा और पुलिस अधीक्षक के द्वारा भी संयुक्त रूप से कई बूथ। तो यहाँ पर गोंडा में कुछ शिकायतें आई थी और उसका निर्वाचन अधिकारियों ने जाकर तस्दीक की, ऐसी कोई बात नहीं सामने आई है। अब हम रुख करेंगे अपने मेहमानों की तरफ, लेकिन उससे पहले हम एक और महत्वपूर्ण लोकसभा सीट यानी कि हॉट सीट मुंबई की जहां पर मतदान हो रहा है उसका जिक्र करेंगे। वो सीट है कल्याण। नवजीत, जरा कल्याण के बारे में कुछ बताइए। कल्याण लोकसभा सीट की अगर बात कर ली जाए तो आपको यहाँ पर बता दें कि किस किस के बीच में मुकाबला है। श्रीकांत एकनाथ शिंदे SHS है और SHH UBT वैशाली यानी कि ये जो शिवसेना शिंदे गुट और शिवसेना उद्धव गुट दोनों के बीच मुकाबला है। यहाँ ना बीजेपी है ना कांग्रेस है, लेकिन इसके पीछे तो हैं, इसके पीछे हैं बिल्कुल। तो श्रीकांत एकनाथ शिंदे ये वही हैं, एकनाथ शिंदे जो मुख्यमंत्री महाराष्ट्र के उनके पुत्र हैं बिल्कुल, और कल्याण सीट से, इसलिए यह जो है सीट बड़ी ही महत्वपूर्ण हो गई है। अब आगे बिल्कुल, अब जो है एक बार मतदाताओं की ओर भी नजर डालें तो 20,18,220 कुल मतदाता हैं इस सीट पर और पुरुष मतदाता 10,85,710 है। वहीं महिला मतदाताओं की अगर बात कर ली जाए तो 9,32,510 कुल यहाँ पर महिला मतदाताएं हैं। चलिए अब एक बार जो है जनादेश की ओर भी नजर डालेंगे, उसके बाद जो है आगे चर्चा करेंगे। मैं आपको बता दें कि श्रीकांत शिंदे शिवसेना से जीते थे और बाबजी बलराम पाटिल जो है वो एनसीपी से, बिल्कुल एनसीपी से वो हारे थे, राष्ट्रीय कांग्रेस पार्टी से, तो ये हारे थे। तो श्रीकांत शिंदे शिवसेना से जीते थे 2019 में। श्रीकांत शिंदे फिर जो है चुनाव मैदान में है कल्याण लोकसभा सीट से। ये मुख्यमंत्री के पुत्र भी हैं, इसलिए यह हॉट सीट हो गई है। शिवसेना शिंदे गुट और शिवसेना उद्धव गुट दोनों में इस बार मुकाबला है। तो कौन जीतेगा कौन हारेगा ये तो आगे की बात है, लेकिन इसके बाद वाले जो महत्वपूर्ण चीजें हैं विधानसभा की वो भी आप बता दीजिए। बिल्कुल, तो एक नजर जो विधानसभा की ओर डालेंगे तो आपको बता दें कि अंबरनाथ से जो है ऐसे शिवसेना शिंदे गुट थे और उल्हासनगर से बीजेपी, कल्याणपुर से बीजेपी, डोंबिवली से बीजेपी, कल्याण ग्रामीण मंच से और मुंब्रा कलवा से जो है सपा। बिल्कुल, तो एक मन से महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना ग्रामीण कल्याण से और मुब्रा कलवा से एनसीपी, यानी कि सपा, ये गठबंधन था शायद इसलिए एनसीपी, ये सपा और एनसीपी ये दोनों चीजें हैं। बिल्कुल, अब जो है एक नजर जो है हम इतिहास की ओर भी डाल लेते हैं तो आपको बता दें कि इस सीट का क्या कुछ इतिहास रहा है। 2009 की बात कर ली जाए तो आनंद परांजपे शिवसेना से थे। वहीं अगर आगे बात कर ली जाए इस सीट की तो आप टीवी स्क्रीन पर ग्राफिक्स के माध्यम से आपको दिखा रहे हैं। और 2014 में श्रीकांत शिंदे शिवसेना से जीते थे और 2019 में श्रीकांत शिंदे जो है शिवसेना से जीते थे। लगातार 3 बार यहाँ पर जो ये आंकड़े सामने आ रहे हैं। शिवसेना की ये सीट है, लेकिन इस बार शिवसेना में 2 फाड़ हुई है। बिल्कुल, तो 2 फाड़ हुई है तो कौन से फाड़ इस बार विजय दिलाएगी ये महत्वपूर्ण है। तो चलिए अब अपने मेहमानों की तरफ रुख करते हैं। कल्याण लोकसभा सीट के बारे में अब हम चर्चा करेंगे। तो कल्याण लोकसभा सीट की अगर जो जहां तक बात करें, हमारे साथ मेहमान हैं बीजेपी से शिंदे गुट को तो आप कहेंगे ही, लेकिन यहाँ ये शिवसेना की ही ये एक तरह से गढ़ कहा जा सकता है और शिवसेना से ही लोग लड़ रहे हैं, उद्धव गुट और शिंदे गुट।
सिंधे गुट को ही वोट क्यों जाएगा, आप हमें यह बता दीजिए। बीजेपी प्रवक्ता सदाबाहु खोले। कल्याण वो जो पूरा चुनाव क्षेत्र है उसका प्रभाव आनंद दिगे जी का था और आनंद दिगे जी का शिष्य एकनाथ शिंदे जी माना जाता है और उन्होंने उनका रास्ते पे चलने का काम तो किया है और क्या है कि उभा का जो गठ है उद्धव ठाकरे जी उन्होंने हिंदुत्ववादी विचारसरणी पर युति किया थी बीजेपी के साथ, लेकिन धोखा दिया एकनाथ शिंदे ने नहीं है, धोखा दिया है उद्धव ठाकरे जी ने। लोगों ने उनको वोट दिया, उनकी महायुति थी और महायुति तोड़ने का काम उद्धव ठाकरे जी ने किया। यानी वो जो सेना के अंदर जो लोग है वो कांग्रेस और एनसीपी के खिलाफ लड़के यहाँ तक आए हैं और इसी वजह से एकनाथ शिंदे बाहर आए। लेकिन पूरा कल्याण चुनाव क्षेत्र में आप देखे जाए तो एकनाथ शिंदे जी के माध्यम से वहाँ का मतलब सीधा है कि कल्याण क्षेत्र में शिंदे गुट का ही कल्याण होने वाला है। जी नहीं, मुझे ये लगता है कि कि एकनाथ शिंदे जी का जो सुपुत्र वहाँ खड़ा है डॉक्टर शिंदे जी वो चुन के आएंगे, उसमें कोई दिक्कत है ऐसे मुझे नहीं लगता। चलिए ठीक, क्यों? ठीक है, समय कम है। वो शर्म जाए कैसा राजनीति में काम नहीं कर रहे हैं जी जी, वो लोगों के साथ काम कर रहे हैं, इसीलिए मुझे ये लगता है कि वो कोई प्रॉब्लम चलिए ठीक है, कोई बात नहीं, कोई प्रॉब्लम नहीं है, आपने बता दिया। हमारे साथ बीएसपी से हलगेश चलवादी जी हैं। यहाँ पर सिंधे गुट, ये शिवसेना गुट में ही, एक सिंधे गुट और उद्धव गुट में ही लड़ाई है यहाँ पर। अगर जो कल्याण सीट की देखें, इस लड़ाई का फायदा बीएसपी ले पाएगी यहाँ पर? बीएसपी इस लड़ाई का फायदा जरूर लेगी। यहाँ से पार्टी के महासचिव महाराष्ट्र के डॉक्टर प्रशांत इंगले जी लड़ रहे हैं और मैं आपको कहना चाहूंगा कि बहुजन समाज पार्टी ये देश की 3 नंबर की पार्टी है और 3 नंबर की पार्टी रहकर सबसे ज्यादा जगह लड़ाने वाली पार्टी ये बीएसपी है भारत में। और रही बात ये जो कल्याण की कह रहे हैं, तो आप लोगों ने देखा है कि पिछले दिनों में कि यहाँ पे शिवसेना के क्या क्या हो चुका है, तो इसलिए ये सीट पे बहुजन समाज पार्टी अपना दावा करती है। चलिए ठीक है, जल्दी से एक सवाल का जवाब दे दीजिए दिनेश सिंह जी, बहुत कम समय बचा है, कि वास्तव में ये सिंधे गुट और उद्धव गुट में ही यहाँ पर लड़ाई है। आपके नजरिए से भारी होता हुआ और मुद्दों के आधार पर किसका पलड़ा भारी होते हुए दिख रहा है? जी कुशवाहा, देखिए सर कि ये सेना वर्सेस सेना ही है। जैसे एक फैक्शन जैसे कि मतलब जो ओरिजिन से पहले रहेगा, जैसे ओरिजिन से मतलब दोनों अपने आप को ओरिजिन बोलते हैं, तो देखिए वोटर्स जो है दोनों तरफ कंफ्यूज है कि कहीं ना कहीं किसकी तरफ नहीं जाए। ये तो एक चीज पहली है। दूसरी चीज देखिए अच्छा है कि जैसे श्रीकांत शिंदे जो है वो 2 बार के सांसद और दूसरे जैसे कि जो ये इनकी जो वैशाली दरेकर राणे जो है वो 2 बार की कॉर्पोरेटर। दूसरा इसके अलावा इससे पहले ये जैसे कि दूसरा जैसे इनका जो गुट था सेना का, तो उसके साथ ही पहले रह चुके हैं उसे। तो देखिए मैंने सबसे पहली बात मैंने दूसरी बात जैसे कि तीसरी बात जैसे कि जो बोले, लेकिन अगेन कहानी मेन है कि जैसे कि 2 टाइम्स एमपी वर्सेस 2 टाइम कॉर्पोरेटर। और दूसरी तरह की देखिए कि इतना जैसे कि एक जगह जैसे कि पर्टिकुलर जगह जो है जैसे कॉर्पोरेटर इनकी जो है जगह है उसमें मतलब व्यक्ति अच्छी होंगी, लेकिन उसके अलावा जैसे मान के चले कि वैशाली जी को एक तरह से एज इतना नहीं मिल पाएगा क्योंकि एक लिमिटेड कनेक्ट है। दूसरा देखिए इस सीट पे बीएसपी और वंचित समाज जो है ये दोनों की पार्टी के कैंडिडेट है।
तो वो कहीं ना कहीं एक तरह से जो मैंने जैसे दलित समाज के वोट काटने वो भी काम करेंगे। और दूसरी बात देखिए, एक छोटी सी बात वो थी, जैसे कहीं ना कहीं मुद्दों से भटकने की जैसे मैंने बात बीच में बोली थी, लेकिन कोई ब्रेकिंग न्यूज आने की वजह से बीच में बात रही, तो मैं बोलना चाहूंगा कि मुद्दों की बात नीचे तक जो है कुशवाहा जी दोनों पर, जैसे कि विपक्ष की पार्टी जो है वो नहीं उतार पा रही है। सिर्फ ये कि अभी बीजेपी और एनडीए गठबंधन को सिर्फ बुराई करने पे और उन्हीं की बातों को और उन्हीं के सिलेबस पे चलने का मैंने बोला था, इसलिए बोला था कि कहीं ना कहीं उनके मुद्दों में सिर्फ बुराई करने के भी ये कह रहे तो गलत करें, क्या तो गलत करें, तो वो चीज करते हैं वो थोड़ा सा गलत है। अपने तरीके से इनको लगता है इनको ये करना चाहिए कि अपने मुद्दे लेके आए, अपने मुद्दों के बारे में बातचीत करो और ये कहे कि हम लोग जनता के बारे आगे बेहतर क्या कर पाएंगे। जी, अभी के हिसाब से अगेन मुझे लगता है कि जैसे अभी मतलब फिलहाल अभी के मतलब एज ऑफ नाउ वो पार्टी जैसे क्या मिला कि मुख्यमंत्री के बेटे होने के नाते भी और दूसरा बड़ी पार्टी होने के नाते भी उस तरीके से अभी एज जो मिलता हुआ श्रीकांत शिंदे को नजर आता है। बाकी आगे कुछ कर ले तो बात अलग है, क्योंकि आज देखिए वोटिंग हो जाएगी तो आगे करने के मतलब थोड़ा मसला नहीं। ठीक है जल्द जी बिल्कुल। अब चूंकि समय ये नहीं है कि इस चर्चा को और आगे बढ़ाएं, इसलिए बहुत बहुत धन्यवाद सभी मेहमानों का, आप आए और अपने अपने विचार साझा किए। तो कुल मिलाकर के देखा जा सकता है कि अभी हमने जो महाराष्ट्र में चुनाव हो रहे हैं उसकी 3 जो हॉट सीटें थी, मुंबई उत्तर मध्य और कल्याण, इन 3 सीटों की हमने चर्चा की। तो कुल मिलाकर के ये देखा जा सकता है कि लगातार हम आज बने हुए हैं 5वें चरण की 8 राज्यों की 49 लोकसभा सीटों की पल पल की खबर देने के लिए, और सुबह 7 बजे से लेकर शाम 6 बजे तक लगातार हम इसे देते रहेंगे। लेकिन वक्त हो चला एक छोटे से ब्रेक का। हमें हमारी सहयोगी नवजीत कौर को दीजिए अल्प विराम। इस अल्प विराम के बाद हम पुनः वापिस आएंगे। देखते रहिए न्यूज़।